हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था वो किया था 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस। उसके कुछ टॉपिक हमारे बचते हैं, आज वो कंप्लीट हम करेंगे। वन शॉट वीडियो लेकर हम आ रहे हैं, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें कंप्लीट बोर्ड रिगार्डिंग सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लाइफ है क्या, लाइफ प्रोसेसेस क्या है। उनमें न्यूट्रिशन साइकिल पढ़ा था, रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन जो है ना वो हमारा चला हुआ था। सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन हमारा चल रहा था। इसमें सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर हम पढ़ के आ चुके हैं। 2 जो है होते हैं वो एट्रियम है और 2 इसके अंदर क्या है, वेंट्रिकल पाए जाते हैं। एट्रियम दोनों ही क्या है, ब्लड लेते हैं बॉडी से, और वेंट्रिकल क्या करते हैं, बॉडी हार्ट से पुश करते हैं। तो मेन जो पंप करने का काम है वो दोनों वेंट्रिकल का है, इसलिए इनका साइज भी क्या होता है, एट्रियम से लार्ज होता है। इनके बीच में हमने वाल्व पढ़े थे, यहाँ पर कस्पिड वाल्व्स हैं। कस्पिड वाल्व्स में बेटा एक और चीज इंपॉर्टेंट है याद करने की। अगर हम देखें जो लेफ्ट एट्रियम है ना, इस तरफ 2 कस्पिड वाल्व्स होते हैं। जो राइट एट्रियम है इस तरफ जो कस्पिड वाल्व पाए जाते हैं वो 3 होते हैं। तो ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड भी बोल देते हैं इनको। बाकी कस्पिड वाल्व्स तो है ही। जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड पुश होता है तो 2 वाल्व यहाँ पर भी होते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के, जो ये यहाँ से आर्टरी निकलती है और ये पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। इन दोनों के एग्जिट पर भी लगे होते हैं 2 वाल्व यहाँ पर। ये भी इसीलिए है कि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। इनको हमने बोला था सेमी लूनर वाल्व्स। सेमी लूनर वाल्व्स और कस्पिड वाल्व्स क्या करते हैं, जो बैकफ्लो होता है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड जो है बैकफ्लो ना करे। बैकफ्लो अगर होगा तो बेटा होगा क्या, देखो अगर हम देखें हमारा जो वेंट्रिकल है इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और ये यहां से निकल कर कहा जाएगा, लंग्स के पास प्योर होने के लिए। अगर ये उसकी बजाय बैक फ्लो करेगा, या यहां से ब्लड आया था, बॉडी से जो ये ब्लड था वो राइट एट्रियम के अंदर आया था डीऑक्सीनेटेड, अगर वेंट्रिकल एट्रियम में वापस पुश कर देगा और इससे पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये जो कार्बोक्सिनेटेड ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिससे फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और डेथ हो सकती है। तो इसी में हमने पढ़ा था डबल सर्कुलेशन। आज हम इसका स्टडी करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो हमारा हार्ट है ना, यहां से 2 बार ब्लड जो है इसके पास पहुंच रहा है। एक बार बॉडी से, ये जो है ये टिश्यू है या हमारी बॉडी, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरफ से गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, क्योंकि हमारी बॉडी जो सेल है, जो टिश्यू है, वो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जैसा कि हम न्यूट्रिशन साइकिल में पढ़ के आए थे, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन की जरूरत है बॉडी को, और ये जब टूटता है तो ये किसमें टूटता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस है, इसको रिमूव करना होता है। तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास पहुंचती है, फिर जो है ब्लड ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला लंग्स के पास जाता है। लंग्स तक पहुंचकर ये क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर दे देगा। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, लंग्स एल्वोली के पास ब्लड वेसल्स जाती हैं और हाई कंसेंट्रेशन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, एल्वोली के अंदर। और एल्वोली में किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। और फिर क्या, ब्लड हमारा वापस हार्ट के पास आएगा और फिर हार्ट पुश करेगा इसको बॉडी में। तो इसमें हमारे हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है। एक बार बॉडी से आया डीऑक्सीनेटेड, लंग्स के पास गया, वहां से फिर हार्ट के पास और फिर बॉडी के पास गया। इसी को बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन।
अब डबल सर्कुलेशन में दो सर्कल हो गए इसके, एक सर्कल तो ये बॉडी के पास गया है, एक ये लंग्स के पास गया, दोनों को अलग अलग नाम से जानते हैं हम। पहला जो सर्कुलेशन है, जब ब्लड बॉडी के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट के पास आएगा, इस फर्स्ट सर्कुलेशन को बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सेकंड वाला जो सर्कुलेशन है, जिसके अंदर क्या है, ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए और फिर वापस हमारे हार्ट के पास आता है, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कहा है, ये बॉडी के पास जाता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर और कार्बोक्सिनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। पल्मोनरी के अंदर क्या है, ये लंग्स के पास जाता है, क्या लेकर जाएगा, कार्बोक्सिनेटेड ब्लड, और लेकर क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। ये सर्कुलेशन है। इसी में अगर हम सर्कुलेशन कुछ और सर्कुलेशन पढ़ते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ सकता है उसको। जब ये ब्लड हमारी बॉडी के पास गया तो वहां पर जाने के बाद, मैं एक और स्लाइड ले लेता हूं, जैसे यहां पर हमारा हार्ट है। अब हार्ट से ब्लड जो आता है वो आता है टिश्यू के पास, टिश्यू के पास आता है। एक बार आता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और फिर जो जाता है ना हार्ट के पास भी जाता है, और एक बार कहा जाता है ये बॉडी में सप्लाई करने के लिए, और फिर कहा जाता है हार्ट के पास जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये क्या करने जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डाइजेशन में पढ़ा था, न्यूट्रिशन साइकिल में, वहां पर जो न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिशन है हमारा, डाइजेस्टेड फूड जो है, उसको लेने के लिए ब्लड हमारा कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। और वहीं पर क्या है, हिपैटिक साइकिल भी होता है। हिपैटिक साइकिल क्या है, ये कंप्लीट इसलिए नहीं हम इसको अलग से पढ़ते क्योंकि ये हार्ट के पास तो एक बार ही जा रहा, उससे बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और टिश्यू के पास निकल जाता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर लीवर के पास भी जाता है। ये लीवर के पास क्यों जाता है, फैट को एमल्सिफिकेशन करने के लिए, और वहीं पर फिर बाइल जूस होता है, पेनक्रियाज होता है, तो उस डक्ट को, उन डक्ट को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। तो वहां पर भी एक साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, जिसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, हिपैटिक सर्कुलेशन। तो तीसरा सर्कुलेशन हमारा कौन सा होगा, न्यूट्रिशन लेने के लिए जब ब्लड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो ये थर्ड टाइप का है हिपैटिक सर्कुलेशन। हिपैटिक सर्कुलेशन, हिपैटिक सर्कुलेशन में क्या है, ब्लड जो है वो हमारा लीवर के पास जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के पास जाता है, हिपैटिक डक्ट के पास जाता है फैट एमल्सिफाइड करने के लिए और डाइजेशन और न्यूट्रिशन को लेने के लिए। इसके अलावा एक और सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं, जब हमारा जो हार्ट है, यहां से जो ये ब्लड निकलता है ना एओर्टा से, इसी से एक बार तो ये बॉडी के पास चला जाएगा, इसी बॉडी के पास जाता है तो वहीं से एक और डक्ट अलग हो जाती है। ऐसे एक बार इसको कंप्लीट इरेज ही कर देते हैं। यहां से जो ब्लड निकलेगा हमारा, ये ब्लड जो बॉडी के पास डक्ट लेकर जाएगी, उसी डक्ट के अंदर से एक और डक्ट निकल जाती है यहां से अलग, और ये जो है आगे बॉडी के लिए चली जाएगी। तो ये जो वेसल है, आर्टरी है, ये बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश करने के लिए चली जाती है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग से जो साइकिल चलता डक्ट आती है, वो हमारी हार्ट की वॉल के पास आती है, क्योंकि बेटा हार्ट भी क्या है, हमारा सेल से बना हुआ एक टिश्यू है, और उसको एक ऑर्गन है, उसको भी क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन की।
ऑक्सीजन की, इन सभी चीजों की उसको भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की। तो ये सारी चीजें उसको भी जरूरत है। जो लाइफ साइकिल में हम पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमारे हार्ट की भी है। तो इसके लिए एक अलग से साइकिल चलता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन। तो एक सर्कुलेशन ये भी है जो 4 टाइप का है, कार्डियक सर्कुलेशन। कार्डियक सर्कुलेशन में स्पेशल हार्ट के लिए जो है ना वो ब्लड आता है। इसी में एक और सर्कुलेशन अगर हम डिस्कस करें, हमारे ब्रेन के लिए भी एक सर्कुलेशन है। एक जो आर्टरी है स्पेशल हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए जाती है, जिसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, क्रेनियम, क्रेनियम सर्कुलेशन। क्रेनियम सर्कुलेशन में किसके लिए है, ब्रेन के लिए स्पेशल एक आर्टरी है जो ऑक्सीजन पुश करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोक्सिनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस लेने के लिए। तो ये 5 सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो लिम्स के लिए अलग से जाता है, लेकिन इतना ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करना होता। तो ये सर्कुलेशन था हमारी एनिमल्स में। नेक्स्ट जो सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जैसे एनिमल के अंदर ब्लड होता है सप्लाई करने के लिए, प्लांट्स के पास ब्लड नहीं पाया जाता, ना ही ब्लड को पुश करने के लिए उसके पास हार्ट होता है, पंपिंग ऑर्गन। तो प्लांट्स में सर्कुलेशन कैसे होता है, अब प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन साइकिल उनके अंदर भी चलता है। प्लांट्स के अंदर इनको भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेशन नहीं सॉरी ब्रेक डाउन करने के लिए, रेस्पिरेशन ये भी करते हैं। अमोनिया के जो वेस्ट होते हैं वो इनके अंदर भी बनते हैं। एक अनडाइजेस्टेड फूड नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, फूड को क्या करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता। अब डाइजेशन नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो डाइजेशन को, अनडाइजेस्टेड फूड भी नहीं होगा और उसको एक्सक्रेट करने के लिए कोई ऑर्गन भी नहीं मिलेगा। अब इसके पास जो वेस्ट मिलेंगे, या ट्रांसपोर्ट किस किस चीज का करता है प्लांट, जो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, एक तो ट्रांसपोर्ट करना उसने ऑक्सीजन का, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की वजह से वो टूटेगा और फिर एटीपी मिलेगी। फिर ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड भी, जिसका फूड है उसकी भी सप्लाई करनी है, क्योंकि फूड कहां पर सिंथेसाइज होता है, कहां प्रिपेयर होता है, लीव्स के अंदर, इन लीव्स के अंदर प्रिपेयर होगा। और नीड किसको है, स्टेम को भी, खुद लीव्स को भी, ब्रांचेस को भी नीड होती है, रूट्स को भी नीड होती है। तो यहां तक फूड को सप्लाई करना होता है, क्योंकि फूड प्रिपेयर किसने किया है, लीव्स ने, और सप्लाई हर जगह करना होता है, स्टोरेज भी करनी होती है, क्योंकि पतझड़ के टाइम पर जब लीव्स नहीं होते तब पौधे को खाना स्टोर करना पड़ता है लंबे समय के लिए, तो स्टोरेज भी है, तो उसको सप्लाई करना पड़ता है लीव्स से। सेम अगर हम देखें, रूट जो होती है ना, यहाँ से क्या है, वाटर और मिनरल्स लेता है पौधा, यहाँ से वाटर और मिनरल्स लेगा और उनकी सप्लाई लीव्स तक भी करेगा, स्टेम तक भी करता है, तो वहां पर भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो फूड का ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको भी सप्लाई करना पड़ता है। उसके अलावा अमोनिया के जो वेस्ट है, अमोनिया वेस्ट, अमोनिया वेस्ट से क्या बनता है, अमोनिया वेस्ट से बनाया जाता है जो नाइट्रोजन के वेस्ट होते हैं उनसे अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड से क्या बनती है, अमीनो एसिड, इससे हमारी स्ट्रक्चर बनती है, प्लांट्स की स्ट्रक्चर बनती है। या फिर अमीनो एसिड से क्या बनाया जाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या है हमारी स्ट्रक्चर बनती है। तो इसके जो वेस्ट है या फिर जो पुराने अमीनो एसिड हो जाते हैं, उनमें जो अमोनिया का वेस्ट है उनको ब्रेक डाउन करना होता है, उनको तोड़ना पड़ता है। तो जो कुछ मॉलिक्यूल्स उनसे एनर्जी मिल जाती है, कुछ मॉलिक्यूल्स उसकी बॉडी में वेस्ट होते हैं, तो वो वेस्ट जो है उनका रिमूवल करना पड़ता है प्लांट को। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिमूवल है, ऑक्सीजन का भी रिमूवल भी है, और इसको सप्लाई भी करना होता है, और फूड को भी। तो ये प्लांट के अंदर मेन सप्लाई करने के लिए, फूड में हम लिख सकते हैं मिनरल्स, आयंस, ये सारी चीजें जो है नेसेसरी हैं।
तो इनकी सप्लाई करनी है प्लांट को। अब इनकी सप्लाई के लिए प्लांट के पास दो मेन टिश्यू होते हैं, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। हम 9th क्लास में टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ा था, उसमें प्लांट के टिश्यू पढ़े थे हमने। प्लांट के पास अगर आपको याद है बेटा, तो दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा जो टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स या फिर परमानेंट। तो दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, परमानेंट के फिर कॉम्प्लेक्स और सिंपल, दो पार्ट हमने बनाए थे। और मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट हमने बनाए थे, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और परमानेंट जो था हमारा कॉम्प्लेक्स और सिंपल में डिवाइडेड था। सिंपल जो हमने पढ़ा था वो अलग से था, सॉरी मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू था ना हमारा, उस कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट थे, ये जाइलम और फ्लोएम। इसको कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, 4 से 5 अलग टाइप की सेल पाई जाती हैं। कॉम्प्लेक्स कई तरह की सेल से मिलकर बना होता है ये टिश्यू। काम और फंक्शन एक ही होते हैं इनकी। जाइलम का अलग सिंपल एक काम है, फ्लोएम का एक काम है। अब जाइलम की अगर हम बात करें, जो रूट होती है यहां से क्या सप्लाई करना होता है, वाटर और मिनरल्स। वाटर और जो मिनरल्स हैं वो रूट से सप्लाई करने पड़ते हैं। रूट के पास छोटे छोटे यहाँ पर टेंटिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना पड़ता है। वो काम कौन करता है, जाइलम। जाइलम के अंदर से क्या सप्लाई होगा, वाटर और ये मिनरल के जो पार्टिकल आप देख पा रहे हैं, इनको सप्लाई कौन करता है, वाटर और मिनरल को जाइलम। जाइलम की कुछ स्पेसिफिकेशन है कि जाइलम कैसे काम करता है। जाइलम का काम है, पहला काम ये वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करेगा। दूसरा जो है ये डायरेक्शनल है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, मोस्टली डेड टिश्यू से मिलकर बना होता है ये। और ये क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में सप्लाई करता है, सिंगल डायरेक्शन में। और उसकी सिंगल डायरेक्शन कौन सी है, रूट से एब्जॉर्ब करेगा मिनरल्स को, आयंस को और वाटर को, और सप्लाई करेगा कहां तक, लीव्स तक। तो रूट से लीव्स तक ये इसकी डायरेक्शन है, किस तरफ ये सप्लाई करता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये बैक फ्लो नहीं कर सकता कि रूट जो है प्लांट की, रूट से लेकर मिनरल्स आयन को और स्टेम के थ्रू और लीव्स तक पहुंचाएगा, यहां तक इसको सप्लाई करना है, वापस नहीं लेकर आ सकता ये। तो एक ही डायरेक्शन में सप्लाई करता है। रीजन क्या है, मोस्टली डेड सेल का बना है, मोस्टली ये डेड सेल से मिलकर बना होता है। ज्यादातर इसके अंदर क्या पाई जाती है, डेड सेल। अब कौन कौन सी डेड सेल है इसके अंदर, 4 तरह की मेन हम सेल पढ़ते हैं। फ्लोएम जाइलम, जो पेरेन्काइमा जाइलम है उसको छोड़कर बाकी सारी डेड सेल होती है इसके अंदर। पेरेन्काइमेटिक सेल जो है सिर्फ ये लिविंग है, बाकी जितनी भी सेल पाई जाती हैं, जैसे जाइलम के अंदर फाइबर्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, ट्रेचिड्स, ये सारी की सारी क्या है, डेड सेल पाई जाती है इसके अंदर। सिर्फ पेरेन्काइमा ही एक ऐसा है जो लिविंग टिश्यू पाया जाता है इसमें, इसलिए हम बोलते हैं इसको ये मोस्टली क्या है, डेड सेल से मिलकर बना होता है। डेड सेल से है तो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में सप्लाई करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। वैसे ही अगर हम देखें फ्लोएम के बारे में, जो फ्लोएम है प्लांट के अंदर दूसरा ट्रांसपोर्टरी टिश्यू जो है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये मोस्टली लिविंग से मिलकर बना होता है। लिविंग सेल से मिलकर ये बना होता है। अब लिविंग सेल से मिलकर बना है तो ये दोनों डायरेक्शन में सप्लाई कर सकता है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है ये क्या कर सकता है, लीव्स जो है ना वहां पर जो फूड सिंथेसाइज होगा प्लांट का, अब उस लीव्स के अंदर क्या होता है, फूड सिंथेसाइज हुआ, यहां पर जो खाना प्रिपेयर हुआ है, इस खाने को, इस फूड को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है स्टेम के पास, रूट के पास, और जब उसको नीड होती है तो ये वापस भी सप्लाई कर सकता है। अब ऐसा कैसे करेगा, इसमें 2 चीजें हैं, जैसे लीफ, यहां पर क्या है, फूड प्रिपेयर होगा, और इसके बाद जो स्टेम है इसका,
जो स्टेम है या इसकी जो रूट हम मान सकते हैं, मान लो रूट या स्टेम, कहीं पर भी ये स्टोर करेगा। तो जहां से फूड प्रिपेयर हुआ है, ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम लेकर जाएगा, यहां पर फूड है। अब इसको स्टोर करना है लीव्स के अंदर या फिर रूट स्टेम या रूट के अंदर, तो इसको बोल देंगे हम सोर्स, जहां से फूड जाइल फ्लोएम लेकर जाता है। और जहां स्टोरेज होगी वो क्या है इसका, सिंक, सोर्स टू सिंक सप्लाई करता है ये। अब अगर देखें हम पतझड़ के टाइम पर पत्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। अब नए पत्ते ग्रो करने के लिए एनर्जी, न्यूट्रिशन उसको वापस चाहिए, तो फिर यहां से यहां पर सप्लाई करेगा, तो फिर ये सोर्स हो जाएगा और ये सिंक। तो फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, सोर्स टू सिंक, जहां से लेकर जाएगा वो सोर्स है, जहां पर रखेगा वो क्या है, सिंक है। जो स्टेम होता है प्लांट का या जो रूट होती है उसकी अगर हम क्रॉस सेक्शन काट कर देखें तो लैटिट्यूडनल सेक्शन ही देख लेते हैं, ये इस तरह से क्या पाया जाता है, जाइलम। और जाइलम के दोनों तरफ बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, फ्लोएम। ये क्या है हमारा, सॉरी बाहर की तरफ क्या है, हाँ फ्लोएम। और इसके बीच में क्या होता है, जाइलम। तो जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब ट्रांसपोर्ट के टाइम में जो जाइलम के पास वाटर के साथ में न्यूट्रिशन साइकिल भी था और न्यूट्रिएंट भी थे इसके पास, यहाँ पर मिनरल्स रखे हुए हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है रूट से स्टेम तक। तो इन मिनरल्स को क्या करता है, फ्लोएम जाइलम से वापस ले लेता है, क्योंकि जाइलम एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है और फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में सप्लाई करता है। तो न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है यहाँ पर, जो सेल हैं, जो टिश्यू हैं, उनके लिए यहाँ से डायरेक्ट वाटर की हेल्प से, क्योंकि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो जाइलम के अंदर ज्यादा होता है, तो जाइलम से फ्लोएम के अंदर वाटर सप्लाई होता है और उसके थ्रू मिनरल्स को भी सप्लाई कर देता है फ्लोएम को, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का ट्रांसपोर्ट है हमारे प्लांट के पास। फ्लोएम क्या करता है, मिनरल्स को सप्लाई करता, फूड को सप्लाई करता, दोनों डायरेक्शन में सप्लाई करता। जाइलम क्या है, वाटर को सप्लाई करता है, एक ही डायरेक्शन में सप्लाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, डेड सेल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इसके अंदर वो है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर और प्लांट के अंदर दोनों में हम पढ़ेंगे। एक्सक्रेशन नेसेसरी क्यों है, एक्सक्रेशन का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। एक्सक्रेशन क्या है, इसके अंदर क्या है, जो वेस्ट है उसको हमने अपनी बॉडी से रिमूव करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है। अब वेस्ट किसको बोलेंगे हम, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। जैसे ह्यूमंस के अगर अंदर हम अगर देखें, हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक पॉइजनस गैस है, एक वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हम पढ़ के आ चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ऑक्सीजन जो है उसको लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया था। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और जो वेस्ट है, अमोनिया के वेस्ट है, अमोनिया के वेस्ट, अमोनिया वेस्ट हम सभी लिविंग्स में पाए जाते हैं मोस्टली, क्योंकि स्ट्रक्चर इसी से बनती है, प्रोटीन इसी से बनता है और प्रोटीन से ही क्या हमारी स्ट्रक्चर बनी होती है। तो अमोनिया वेस्ट है। हम डाइजेशन भी करते हैं, तो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी हम जो न्यूट्रिशन साइकिल था उसमें हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल होता है, फूड पार्टिकल्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, फेशियल मैटर है, उसको रेक्टम में स्टोर करके एनस से हम अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड भी हमने स्टडी कर लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम पढ़ के आ चुके हैं। अब बचा जो है अमोनिया वेस्ट, अमोनिया वेस्ट जो है इनको रिमूव करना है। अब अमोनिया का जो वेस्ट है, अमोनिया का जो वेस्ट है इसको रिमूव करने की कुछ प्रोसेस है। अमोनिया के वेस्ट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके तीन तरीके हैं। इसको एक तो अमोनिया की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में निकाला जा सकता है। दूसरा, इसको यूरिया की फॉर्म में निकाला जा सकता है, या फिर इसको यूरिक एसिड की फॉर्म में निकाला जा सकता है।
अमोनिया को डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में निकाला जा सकता है, हमारी बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। अब 3 तरीके हैं, तीनों तरीके ह्यूमंस के अंदर नहीं पाए जाते, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हैं। जैसे अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में अगर निकालना है तो इसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना वो सबसे ज्यादा होती है। अब इसको कौन रिमूव कर सकता है? सबसे ज्यादा पानी किसके पास होगा? जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में निकालने के लिए किसके पास ज्यादा फैसिलिटी होंगी? जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो एक्वाटिक जिनमें फिश है या जिसमें एम्फीबियंस भी है, एम्फीबियंस और फिश क्या कर सकते हैं? अमोनिया को डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम और वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा। अब एनर्जी कम लगती है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, इनके पास एनर्जी ज्यादा होती भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं? वाटर की ज्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से एनर्जी का यूज कम करते हैं, अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में ही रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक जिसमें अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में ही निकाला जाता है। अमोनिया को हमने अमोनिया की फॉर्म में ही निकाल दिया, इसको हमने बोला है अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जिनमें वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी और एनर्जी इसमें क्या लगेगी? कम लगेगी। एनर्जी कम लगती है, अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में निकाल दिया। दूसरा जो तरीका है इसको रिमूव करने का, सेकंड जो मेथड है वो है यूरिया की फॉर्म में। अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में भी रिमूव किया जा सकता है। यूरिया की फॉर्म में रिमूव करने के लिए क्या है? पानी अमोनियोटैलिक से थोड़ा सा कम लगता है। अब इसमें क्या है? जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो मॉडरेट रहती है, ना ही ज्यादा और ना ही कम। तो इनको हम क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया की फॉर्म में अमोनिया को निकालते हैं, यूरियोटैलिक। अब इसमें वाटर की तो मॉडरेट है, इसमें एनर्जी भी मॉडरेट ही लगती है। एनर्जी भी मॉडरेट ही लगेगी क्योंकि पानी अगर ज्यादा है तो अमोनिया की फॉर्म बदलनी नहीं पड़ती। अमोनिया को अगर हमने थोड़ा सा कम पॉइजनस बनाना, अमोनिया बहुत ज्यादा पॉइजनस है, उससे कम पॉइजनस कौन है? यूरिया। अब उसको अगर हमने कन्वर्ट किया है तो उसमें एनर्जी तो लगेगी लेकिन इससे ज्यादा लगेगी, अमोनियोटैलिक से ज्यादा लगेगी यूरियोटैलिक में। अब तीसरा जो टाइप हमारा बचता है वो यूरिकोटैलिक। यूरिक एसिड की फॉर्म में जो निकालते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। अब इस तरह की प्रोसेस में क्या होता है? इसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होती है। तीनों प्रोसेस में सबसे कम जो है पानी की जरूरत इसके अंदर होती है और इसको जो कन्वर्ट करने में एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। अब पानी कम किसके पास है? बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल भी है थोड़े बहुत। तो बर्ड्स और रेप्टाइल के अंदर ये पाया जाता है और अमोनियोटैलिक मिलता है मछलियों के पास और कुछ एम्फीबियन भी है। और मैमल्स क्या करते हैं? यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं। तो ये याद रखना है बेटा, 3 तरह का है अमोनिया को रिमूव करने के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो उसको अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में हम निकाल दें, एक उसको क्या करना है? यूरिया में कन्वर्ट कर दें, एक इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स जो होते हैं ना बहुत ही कम पानी पीते हैं क्योंकि उनको पानी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा है उनसे, और हमसे भी ज्यादा किसको? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि वो वाटर ज्यादा यूज करके एनर्जी कम और अमोनिया को डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में। अमोनिया को अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो वाटर का अमाउंट ज्यादा चाहिए उसके लिए। उसको कन्वर्ट कर लिया यूरिया में तो उसको कम पानी के अंदर डिजोल्व करके हम रिमूव कर सकते हैं बॉडी के अंदर से। इसलिए हम किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं
यूरिन की फॉर्म में। यूरिया को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो किस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिन बन जाता है बेटा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम वुमेन्स का, ये किडनी का जो है डायग्राम है, लेबल डायग्राम, ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो किडनी है। किडनी जो होती है वो पेयर में पाई जाती है। पहली चीज तो इनकी शेप कैसी है, शेप के बारे में पूछ लेता है। किडनी की जो शेप है वो बीन शेप की होती है। किस शेप में पाई जाती है किडनी, बीन की शेप में किडनी। पहली बात तो ये पेयर में पाई जाती है। दूसरी चीज इसके बारे में क्या है, किडनी की शेप कैसी होती है, बीन शेप की, बीन शेप में पाई जाती है। कलर भी पूछ लिया जाता है इसका, कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का पाया जाता है। साइज के ऊपर क्वेश्चन शायद ही नहीं पूछा गया अभी तक बोर्ड में, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू में पूछ भी ले। किडनी का जो साइज होता है ना, इसकी अगर लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर पाई जाती है। विड्थ की अगर बात करें, इसकी विड्थ 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और अगर हम गिर्थ की बात करें, इसकी जो मोटाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर ये ऐसे है इसकी लेंथ, 5 से 6 सेंटीमीटर ऐसे है। और अगर हम इसको देखें मोटाई कितनी है तो कितनी होती है इसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है किडनी की। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखें, यहाँ पर दो डक्ट है, एक तो ये और दूसरी ये है। एक जो डक्ट आती है किडनी के पास वो ब्लड लेकर आती है, दूसरी वापस ब्लड को लेकर जाती है। तो दोनों ही डक्ट, इससे ब्लड आया और इससे ब्लड वापस चला जाता है, इससे ब्लड आया और इससे ब्लड वापस निकल जाता है यहाँ से किडनी के अंदर से। उसके बाद किडनी से बाहर की तरफ आप यहाँ से एक छोटी सी डक्ट इस तरफ और एक डक्ट आप इस तरफ से देख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम यूरेटर्स। यूरेटर्स लेफ्ट और राइट यूरेटर्स। यूरेटर्स से फिर क्या है, एक सैक स्ट्रक्चर के अंदर यूरिन स्टोर होता है। किडनी क्या करती है, ब्लड के अंदर से जो अमोनिया के वेस्ट हैं जिनको यूरिया में कन्वर्ट कर रखा है, उस यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प करती है। और फिर उस यूरिया को इन यूरेटर्स की हेल्प से निकालकर एक ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर की हेल्प से फिर जैसे ये फिल होगा तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यूरेथ्रा की हेल्प से या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग की हेल्प से। अब इसमें कैसे पता लगता है कि यूरिन जो है वो ये फिल हो गया, भर गया, इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक रिसेप्टर लगे होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर, जैसे ही ये सैक स्ट्रक्चर है इसके अंदर यूरिन कंप्लीट फिल होगा तो ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। वो स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन के पास जाते हैं और फिर जो सेंसेशन आती है उस सेंसेशन की हेल्प से, मिक्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं, मिक्चुरेशन ये प्रोसेस है कि जैसे ही सेंस जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे उन्होंने स्ट्रेच फील किया तो ब्रेन को मैसेज भेज देते हैं और फिर ब्रेन से मैसेज आता है इसको यूरिन को, इस यूरिया को रिमूव करने का, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो ये इसके बारे में, किडनी के बारे में है कि किडनी बीन शेप में है और पेयर में पाई जाती है, ब्राउन कलर, लेंथ इसकी विड्थ और गिर्थ है। नेक्स्ट किडनी के बारे में कुछ और जान लेते हैं हम। जो किडनी है हमारी इस तरह से बीन शेप की है। इस किडनी के अंदर यहां पर कुछ पिरामिड रखे होते हैं इस तरह के, इस तरह से पिरामिड पाए जाते हैं। अब इन पिरामिड से यहां से ऐसे डक्ट निकलते हैं और वो ऐसे मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे, और वो फिर एक जो डक्ट है इनके साथ जुड़ी होती है। ऐसे ही जो दूसरी डक्ट आती है वो ब्लड को वापस ले जाने के लिए दूसरी इसके साथ जुड़ी होती है।
इस तरह से यहां से ब्लड आता है इसके अंदर और यहां से ब्लड वापस जाता है इसके अंदर से। अब किडनी के अंदर जो ये पिरामिड रखे हैं, इन पिरामिड्स को बोलते हैं हम मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड्स, थाउजेंड्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं। अब इस पिरामिड वाला जो ये वाला एरिया जो बचा है, ये इसको हम मेडुला बोलते हैं। ये रीजन जो है क्या है, मेडुला रीजन है इसका। और इसके बाहर वाला जो ये वाला हिस्सा बच गया, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स ऑफ किडनी। तो इसको कलर से कर देता हूं कोर्टेक्स को। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, इसका कोर्टेक्स है। जो बाहर वाला हिस्सा है इसका, और जहां पर पिरामिड रखे होते हैं वो हिस्सा कौन सा, इसका मेडुला, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड। अब जो ये कोर्टेक्स है, कई जगह से ये क्या होता है, यहां पिरामिड के अंदर तक घुसा होता है ऐसे। इसके अंदर ऐसे पिरामिड रखे होते हैं। जो मेडुलरी पिरामिड है, ये वाले क्या है, मेडुलरी पिरामिड है, यहां पर रखे होते हैं पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड। अब कोर्टेक्स के अंदर एक और चीज रखी होती है जो इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर तक पहुंच जाती है। यहां पर एक और स्ट्रक्चर रखी होती है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐसे इसके अंदर डीप कोर्टेक्स से लेकर और मेडुला तक जाती हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, नेफ्रॉन है, जो इस किडनी के अंदर फील्ड होती है, भरी होती है। यही मेन जो है ना पूरा का पूरा फंक्शन करती है, सारा काम इसी का है। इसके स्ट्रक्चर पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसकी है, नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन के अंदर ये ऐसे ब्लड वेसल्स आती हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं, और यहाँ पर एक ऐसे टिश्यू बना लेती है वो, और फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है, ऐसे इससे बाहर निकल जाती है। अब जो ये टिश्यू इसने यहाँ पर फॉर्म किया है, ये टिश्यू यहाँ पर, इस टिश्यू को बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस टिश्यू। ग्लोमेरुलस टिश्यू, इस ग्लोमेरुलस टिश्यू का क्या फंक्शन है, जो यहां से ब्लड आता है, इस ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेट रेट बढ़ाना, फिल्ट्रेट रेट निकालना। यहां से फिल्टर होकर कोई चीज यहां से प्लाज्मा नीचे की तरफ निकल जाता है, यहाँ पर प्लाज्मा यहाँ पर आ जाता है। अब इस ग्लोमेरुलस टिश्यू से क्या क्या चीजें जो है वो नीचे की तरफ निकल सकती है, यहाँ फिल्ट्रेट में निकलेंगी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर से कोई भी सेल नहीं निकलती, नो फॉर्म्ड एलिमेंट, कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट हमने पढ़े थे ब्लड के अंदर, जब हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें क्या थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों जो सेल होती हैं, ये तीनों सेल क्या है, हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट है। इन फॉर्म्ड एलिमेंट को छोड़कर और एक और चीज है जो प्रोटीन है। प्रोटीन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट निकलेगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर नहीं निकलती। बाकी सारी चीजें मोस्टली निकल जाती हैं इसके अंदर से। ऐसा नहीं कि जितना भी ब्लड आएगा वो सारा का सारा एक बार में निकल जाएगा, कुछ फिल्ट्रेट रेट में निकलेगा और कुछ वापस भी चला जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है। हमारी बॉडी में एस्टिमेटेड जो ब्लड होता है ना, उसका जो अमाउंट हो क्या है, 5 से 6 लीटर के आसपास पा जाता है। अब इसके अंदर से 1100 ml जो ब्लड है वो किडनी के अंदर प्योर होता पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 1100 ml, अगले मिनट में फिर 1100 ml, तो 1 मिनट में 1100 ml इसके अंदर से पुश होकर चला जाता है। बाकी जो बचा लगभग 4 से 5 लीटर, वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट भी तो करता है। सारा का सारा ब्लड अगर किडनी के पास आ जाएगा तो फिर वैसे ही डेथ हो जाएगी,
बॉडी के पास भी तो सर्कुलेशन करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, फूड की सप्लाई के लिए, वेस्ट के रिमूवल के लिए ब्लड ही तो है ट्रांसपोर्ट जो करता है। तो सारा ब्लड एक जगह पर नहीं आ सकता। 1100 ml के आसपास पर मिनट ये प्योर करती है हमारी किडनी इसके अंदर से। अब यहाँ से जो भी इसके अंदर ग्लोमेरुलस टिश्यू जो फिल्ट्रेट निकला है, फिल्ट्रेट निकलकर यहाँ ग्लोमेरुलस से इस डक्ट के अंदर आता है। इस तरीके की ये डक्ट है, इस डक्ट को हम बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। तो पीसीटी जो है, इस पीसीटी के अंदर यहां पर विल्लाई पाई जाती है, छोटी छोटी विल्लाई है। जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ी थी ना, वैसे वैसे यहां पर क्या रखी हुई थी है, विल्लाई है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है इसके अंदर से। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करा किया है तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया था, अब वो मिनरल इसके अंदर निकल गया यहाँ पर, अब मिनरल्स यहाँ पर बाहर निकल गया तो इसको एब्जॉर्ब करना है। रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पर चलती है, क्योंकि वेस्ट के साथ में ये सारी चीजें हम नहीं निकाल सकते। हमने सिर्फ जो निकालना है ना, वो निकालना है सिर्फ यूरिया। अब यूरिया के साथ में देखो फॉर्म्ड एलिमेंट को छोड़ के और प्रोटीन को छोड़ के बाकी आयंस जो है, मिनरल्स जो है, विटामिन्स है, वो सारी चीजें, वाटर भी ये निकल गया है यहाँ पे, उसको वापस रीअब्जॉर्ब करना है। तो पीसीटी डक्ट जो है किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन करती है? इसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड रखे हुए हैं, प्रोटीन है, छोटे प्रोटीन जो निकल गए थे, विटामिन्स है, लैक्टोज है, और कुछ यूरिया या यूरिक एसिड्स ये यहाँ पर निकल कर आए हैं। अब इनके अंदर से बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब करनी है इसने। रीअब्जॉर्प्शन किसको छोड़कर करती है ये? यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ कोर्टिसोइल्स को छोड़कर बाकी मोस्टली चीजें क्या है इसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर क्या है, जो पीसीटी है ये करती है हमारी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, आयंस, वाटर, विटामिन्स, इन चीजों को क्या है पीसीटी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन है वो जाता है यहां से नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। ये क्या हमारा, ये जो लूप बना है यहां पर, इस लूप को बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनल। या फिर हेनल्स लूप भी बोल देते हैं इसको। इस लूप के अंदर अब क्या होता है, अब ये लूप जो है ना काउंटर करंट मैकेनिज्म को शो करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें ब्लड दो एंटी डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। बिल्कुल क्लोज में दो डक्ट है और दोनों में जो डायरेक्शन है ब्लड की, एक में नीचे जा रहा है दूसरी में ऊपर, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके अंदर जो ये वाला लूप है, ये वाला जो डक्ट है इसकी, ये नीचे की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप। ये क्या है, डिसेंडिंग लूप। और ये क्या है, असेंडिंग लूप। तो डिसेंडिंग लूप जो होती है ये साल्ट के लिए परमिबल नहीं होती, इसमें वाटर रिलीज हो सकता है, पानी बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, साल्ट के लिए इम्परमिबल है। और जो हमारी असेंडिंग लूप है ये उल्टा, वाटर के लिए इम्परमिबल, साल्ट के लिए परमिबल है। इसके हेल्प से क्या होता है, कंसंट्रेशन यूरिया की बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और ट्यूबल दिख रही है, इसको बोलते हैं हम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। जैसे ये पीसीटी थी पिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, प्रोक्सिमल सॉरी, और ये क्या है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स के अंदर से आयंस और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो दूसरी जो हमारी पीसीटी के बाद क्या है, लूप ऑफ हेनल, लूप ऑफ एनल्स। एनल्स लूप के अंदर क्या होता है, यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, यूरिया कंसंट्रेशन इंक्रीज करी जाएगी। काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। उसके बाद जो तीसरी जो चीज हमारी यहाँ पर क्या है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स। इसके अंदर कुछ मिनरल्स और मैक्सिमम क्या है, सोडियम आयंस है और वाटर आयंस है, इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हुआ हमारा, पीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर। लुवो हैनल ने क्या किया, काउंटर करंट मैकेनिज्म से यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ाई है। लास्ट में क्या है, यहाँ पर हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या है, यूरिन कलेक्ट हो जाता है और फिर इसको किडनी से बाहर यूरेट्रस की हेल्प से यूरिनरी ब्लडर में स्टोर कर दिया जाता है। ये हमारा क्या था, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी एक्सक्रेशन नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि अगर प्लांट्स एक्सक्रेट नहीं करेंगी तो उनके पास भी कुछ पॉइजनस सब्सटेंस हैं, जैसे अमोनिया का वेस्ट, उनका भी क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है अमोनिया। अमोनिया के जो वेस्ट हैं वो हार्मफुल है प्लांट के लिए भी, तो उनको भी क्या है, उसको एक्सक्रेट करना होता है अमोनिया के। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं पर क्या है, ऑक्सीजन। एज ए वेस्ट, प्लांट के पास ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वेस्ट के रूप में बाहर निकालनी होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने पढ़ी थी, वहां पर ऑक्सीजन क्या था, एज ए वेस्ट था, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उसके पास रहेगा तो एक एंजाइम होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला एंजाइम क्या है, रूबिस्को। अब ये रूबिस्को क्या करता है, रूबिस्को एंजाइम जो है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर इस रूबिस्को एंजाइम को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ऑक्सीजन को फिक्स कर देगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज नहीं बनेगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ऑक्सीजन वहां पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट है प्लांट के लिए। और जहां पर उसने कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बना था, उसको यूटिलाइज किया है, उस टाइम पर वहां पर क्या ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या वहां पर वेस्ट हो जाएगा, तो अब उसको वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा। अब बचा हमारा अमोनिया का वेस्ट। अमोनिया वेस्ट को कैसे निकालता है, कुछ डायग्राम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जो प्लांट्स है ना, उनकी उनका जो स्टेम है वहां पर ऐसा एक स्टिकी मटेरियल निकला हुआ होता है, इस तरह का। ये जो आप देख पा रहे हैं, एक स्टिकी मैटर निकलता है, जिनको गम्स या रेजिन्स बोलते हैं। या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर से रबर निकलता है। तो प्लांट्स स्टेम से रिमूव करता है कुछ वेस्ट को। स्टेम क्या इसके अंदर एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। स्टेम से किस चीज को निकाल देंगे, ये गम्स होती है, कुछ रेजिन्स है या रबर है, ये क्या है प्लांट के अंदर वेस्ट मटेरियल से, कुछ स्टीरोइड्स की हेल्प से इनको यहां से बाहर निकाल दिया जाता है, फ्लोएम के अंदर से होते हुए। डेड टिश्यू, इसका जो स्टेम है, स्टेम की जो आउटर लेयर है, आउटर जो इसकी लेयर है वो क्या है, इसकी डेड टिश्यू से मिलकर बनी होती है, डेड सेल से, जिसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को कोर्क। तो जो प्लांट का कोर्क है, इस कोर्क की हेल्प से बाहर निकाल देता है कुछ वेस्ट को। अगर हम इस पौधे को यहां से ऐसे क्रॉस सेक्शन में काट दें, जैसे ये पौधा है, इसको ऐसे काट देंगे तो ये सामने वाला इसका क्रॉस सेक्शन होता है, काफी बार मैं बता चुका हूं। तो इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें तो बाहर की तरफ ये क्या है, इसका कोर्क है। इस कोर्क के अंदर यहां पर पेरिसाइकिल और यहां पर क्या मिलता है, यहां पर फ्लोइम है। अभी हमने पढ़ा था बाहर की तरफ क्या होता है, फ्लोइम होता है। और यहां अंदर की तरफ क्या रखा है, इसके जाइलम, यहां पर जाइलम है, यहां जाइलम है। और बीच में जो खाली जगह इसकी बची, ये जो खाली जगह बच गई, इसको बोलते हैं कोर्क, पित्त, पित्त है ये, खाली स्पेस है इसका। अब यहां से जो वेस्ट है, कुछ वेस्ट तो यहां से स्टेम की हेल्प से बाहर निकाल दिया, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा वेस्ट है जो जाइलम यहाँ से इसके अंदर भी स्टोर कर देता, तो पित्त के अंदर भी वेस्ट ही स्टोर होता। पौधे के अंदर ज्यादा वेस्ट तो है नहीं, अमोनिया के ही वेस्ट है, तो इनको ये क्या करेगा, कुछ तो पित्त में, कुछ बॉडी से बाहर स्टेम की हेल्प से रिमूव कर देता है। कुछ जो वेस्ट है प्लांट के, वो कैसे निकाले जाते हैं, स्टेम से निकाल दिए कुछ, तो स्टेम के बाद जो वेस्ट है वो जाइलम से भी निकाले जाते हैं, जो जाइलम है। अब जाइलम दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
अब इसमें जो प्राइमरी जाइलम है ना, उस प्राइमरी जाइलम को सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे प्लांट की गिर्थ बढ़ती है, प्लांट की जो मोटाई है वो बढ़ती जाएगी, तो जो प्रोटोजाइलम जो प्राइमरी जाइलम है वो सेकेंडरी जाइलम के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोटो से मैच्योर जाइलम बनता है। तो उसमें जाइलम की हेल्प से भी कुछ वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जाइलम की हेल्प से भी जहां पर जो पित्त थी उस पित्त के अंदर निकाल दिया जाता है। स्टेम से बाहर निकाला रेजिन्स गम्स को, अब लीव्स में भी निकाला जाता है, लीव्स की हेल्प से भी। अब लीव्स की हेल्प से कैसे निकालता पौधा, पौधे के अंदर जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है वो लीव्स से स्टेम रूट और स्टेम रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है दोनों डायरेक्शन में। अब जैसे ही सेंस आएगी, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ये डायग्राम है, ये यहाँ पर एक लीफ आपको दिखाई दे रहा, ये एक लीफ। अब इसमें आप देख पा रहे हैं इसका कलर ग्रीन नहीं है, कुछ येलो और रेडिश कलर इसका है। अब प्लांट क्या करता है, जैसे जैसे सेंस आती है ना, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा लीफ के अंदर, जैसे जैसे प्लांट का जो लीफ है वो मैच्योर होगा और एज हो जाएगा, एजिंग के बाद बुढ़ापे के बाद उस लीफ को ड्रॉप करना है, वो टूटकर गिर जाएगा पत्ता। अब पत्ता टूटकर गिरना तो है ही, तो प्लांट क्या करता है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, आयंस है, न्यूट्रिशन है, उनको वापस रिटेक कर लेता है, इसमें फ्लोइम हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें उसकी आप टेक कर ली, और जो वेस्ट होता है बॉडी के अंदर वो लीव्स के अंदर स्टोर कर देता है, क्योंकि उसको गिरना तो है ही। तो उसको एज ए वेस्ट सैक भी यूज करता है, लीफ को वेस्ट को रिमूव करने के लिए वेस्ट सैक में यूज करता है। मिनरल्स क्या कर लेता है, लीफ से अपटेक कर लेता है, जो मिनरल्स हैं वो अपटेक करेगा और वेस्ट सैक उसको फिल कर देगा। वेस्ट सैक की तरह उसको क्या है, उसमें वेस्ट फिल कर देगा और फिर इसको ड्रॉप कर देता है, फिर वो पत्ता प्लांट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स रिमूव करते हैं, स्टेम से, जाइलम की हेल्प से और लीव्स की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को स्टोमेटल पोर से रिमूव करता है, और साथ में जो उसकी सेल है, जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम के पास यहाँ पर जो ये सेल रखी हुई है, यहाँ पर दूसरी सेल है। अब इनको ऑक्सीजन की नीड अगर है तो ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेंगे, या इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली और ट्रांसफ्यूजन करके इसको दे देंगे, इसको जरूरत है तो ये इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। सेम एज इट इज, ऐसे ही जैसे इनको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो वो इसको देगा, वो इसको देगा, और ये इन्वायरमेंट में रिमूव कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेस का। स्टेम और लीव के अंदर क्या है, जो स्टोमेटल पोर थे उनके हेल्प से रिमूव कर देता है। रूट भी कुछ ऐसे ही रिमूव करती हैं। जो रूट होती हैं वो क्या है, अंडर सोइल है, मिट्टी के अंदर है, तो यहीं से क्या करेंगी, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करेंगी, और यहीं से ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा रिमूवल ऑफ वेस्ट इन प्लांट्स, की प्लांट्स में वो कैसे रिमूवल करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफ्यूजन करता है, और ट्रांसलोकेशन वेस्ट की लीफ के अंदर से सेंस आता है, बुढ़ापे में उसको तोड़कर डाल देता है, उनके अंदर वेस्ट को स्टोर करके मिनरल्स को अपटेक करके स्टेम की हेल्प से गम्स, रबर, रेजिन्स, स्टीरोइड्स, इनकी फॉर्म्स को वहां से बाहर निकाल देता है। तो ये एक्सक्रेशन था प्लांट्स में। इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है ना वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने डायरेक्ट कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में, 2 वीडियो हमने रिवाइज कर दिया है। इससे बाहर बोर्ड क्लासेस में कुछ भी नहीं आने वाला है, कंप्लीट सिलेबस है। इससे बाहर बोर्ड क्लासेस में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% यहीं से आएगा। और जैसा कि आपको पता है एग्जाम से पहले दिन हम 1 या 2 घंटे की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपका 90% से ज्यादा जो क्वेश्चंस उसमें कराएंगे हम, वो डायरेक्ट बोर्ड में आने वाले हैं। तो देखना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। थैंक यू बेटा।